So, good morning, dear students. Now, we have to start the next lecture of the structure of the atom. In the last lecture, we did numericals on the topic of atomic number, atomic mass, मोल कॉन्सेप्ट, है ना। हम लोग ने बेटा लास्ट लेक्चर में आपके न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करना है हमें, और नया जो टॉपिक है वो है आपका डेवलपमेंट लीडिंग ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। क्या चीज बेटा? डेवलपमेंट लीडिंग ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो बेटा डेवलपमेंट लीडिंग ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल कहने का मतलब हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल आपका क्यों आया था, कैसे आया था, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। क्यों आपके थॉमसन के एटॉमिक मॉडल फेल हो गए थे, ठीक है। तो हम लोगों ने चूंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जब शुरुआत किया था तो हमारे पास थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के आपके लिमिटेशंस और उसके जो एटॉमिक मॉडल है उनको आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इस वजह से हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली कहाँ से पढ़ना है बेटा? डेवलपमेंट लीडिंग ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल से पढ़ना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट लीडिंग ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल में बेटा हमारे पास दो टॉपिक पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और दूसरा देखना है हमें एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जाहिर सी बात है कि आपने जब थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्लास 9 में पढ़ा होगा तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल में आपने देखा था कि मॉडल क्या था और उसका लिमिटेशन देखा था। लिमिटेशन जब हुआ तो उसके बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड के बाद बोर एटॉमिक मॉडल आए। तो एक्चुअली जहाँ तक आपका ड्रॉबैक निकलता गया उसके अकॉर्डिंग आपके नए एटॉमिक मॉडल बनते गए। बोर उनमें से एक थे, और बोर के एटॉमिक मॉडल से ही रिलेटेड आज का हम लोग क्वांटम एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा हम लोग देखते हैं क्या चीज, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो हमारा जो यहाँ टॉपिक स्टार्ट है वो कौन सा टॉपिक है? डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो देखो अगर हम लोग डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पजेस बोथ आपका डुअल नेचर कहने का मतलब होता है आपका पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है। क्या क्या बेटा? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, ठीक है। तो डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स possess both पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। कौन कौन सा बेटा? पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। डुअल नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या होता है आपका? दैट कैरीज व्हाट? पार्टिकल नेचर, व्हाट, एंड दूसरा क्या है आपका बेटा? वेव नेचर, ठीक है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं पार्टिकल नेचर और वेव नेचर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास पहला है आपका क्या चीज़? वेव नेचर। क्या चीज़? वेव नेचर। इसको आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आपके टॉपिक हैं, ठीक है। तो पहला इसमें हमें देखना है वेव नेचर। और वेव नेचर में बेटा हमारे पास वेव नेचर में आपके दो टॉपिक्स होते हैं। एक कहलाता है डिफ्रैक्शन, ठीक है, और दूसरा कहलाता है आपका जिसमें टॉपिक है वो है आपका इंटरफियरेंस। क्या चीज? इंटरफियरेंस। इसके बारे में आप क्लास 12th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे। ऑप्टिक्स एक चैप्टर है पूरा का पूरा। दूसरा हम लोग देखते हैं किसके बारे में? पार्टिकल नेचर। तो हमने बताया ना
डुअल नेचर कहने का मतलब बोथ पजेस पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो अगर हम लोग पार्टिकल नेचर की बात करेंगे तो पार्टिकल नेचर में आपके 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं। पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। पहला क्या है बेटा इसमें? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसके बाद है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या चीज? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा है आपका वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। एफएक्स मींस फंक्शन, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लास्ट जो इसमें चौथा हमें टॉपिक पढ़ना होता है पार्टिकल नेचर में, वो है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विथ स्पेशल रेफरेंस ऑफ हाइड्रोजन। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम with special reference to hydrogen, with special reference to what? हाइड्रोजन। तो हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं आपके किसमें बेटा? वेव नेचर में। और कहाँ पास? आपके पार्टिकल नेचर में, ठीक है। तो वेव नेचर में जो डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस होता है, डिफ्रैक्शन कहने का मतलब लेट अस सपोज हमारे पास एक इस तरह का, ये देखो हमारे पास एक इस तरह से स्लिट है, ठीक, एक इस तरह से प्लेट और यहाँ पास मैं एक छोटा सा मैं क्या कर दूँ, छेद कर दूँ, ठीक है। इस छोटे से छेद को ये हम लोग क्या कहते हैं? स्लिट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लिट। और हमने यहाँ से एक टॉर्च जलाया, हमने यहाँ से क्या किया? टॉर्च जलाया। जब हमारा टॉर्च इधर जाएगा तो जाहिर सी बात है ये वाला जो पोर्शन है ये इसको रोकेगा, ठीक। और जो ये वाला पोर्शन है जहाँ पास एक स्लिट बना हुआ है, जहाँ पास एक छोटा सा छेद है, यहाँ से क्या होगा? यहाँ से आपकी फिर से इस तरीके से आपकी वेव्स निकलना शुरू हो जाएंगे। और इसको हम लोग किसकी रेंज में लाते हैं? डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस की रेंज में लाते हैं, ठीक है। फिलहाल डिफ्रैक्शन और इंटरफियरेंस के बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, ठीक है। बस आप इसके बारे में जानते रहो, यही बहुत है, ठीक है। यहाँ पास हमें मेन जो देखना है वो किसके बारे में देखना है? हमें पार्टिकल नेचर के बारे में देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो है, तो वेव नेचर में 2 टॉपिक बेटा, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस। पार्टिकल नेचर में कौन कौन से? 4। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं वेव नेचर में। तो वेव नेचर में पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। आखिर में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो आपका होता क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहला है आपका क्या चीज? वेव नेचर। और वेव नेचर में पहला जो टॉपिक है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वेव नेचर में हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आपका क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। किसके बारे में पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में सबसे पहले जेम्स मैक्सवेल ने 1870 में बताया था। कब बेटा? जेम्स मैक्सवेल ने इसको 1870 में बताया था। और अगर हम लोग वेव नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे तो देखो ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो ध्यान से, क्या है? इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, 2 वर्ड से मिलकर बना है, सही है ना। देखो इलेक्ट्रो का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। और आपको पता है ये आपका क्या चीज? मैग्नेटिक, ठीक है। मतलब द रेडिएशन इन विच देयर इज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड बोथ, है ना। ऐसा रेडिएशन जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड भी हो और मैग्नेटिकल फील्ड भी हो, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। हमने कहा लेट अस सपोज, यहाँ पर इस तरह से मैं समझा रहा हूँ तुमको, ये देखो लेट अस सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ये क्या है आपका? डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक।
ये है आपका डायरेक्शन ऑफ वेव और यहाँ पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिकल फील्ड बोथ, ठीक है। द रेडिएशन इन विच इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिकल फील्ड बोथ which are perpendicular to each other and also perpendicular to the propagation of direction of wave। तो आइए देखते हैं। Let us suppose this is the direction of wave, ये जो सीधा सीधा चला गया है। This is of what? This is electrical field। What बेटा? Electrical field, ठीक है। तो जो आपका मैग्नेटिकल फील्ड होगा वो इसके क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ आपका इस तरीके से, ये क्या होगा? ठीक है। ये आपके क्या है? ये आपके मैग्नेटिकल फील्ड है, ये आपके क्या है? ये आपके मैग्नेटिकल फील्ड है और वो क्या है? आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। द रेडिएशन इन विच देयर इज इलेक्ट्रिकल field component and magnetical field component both which are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation of wave। इसका मतलब यहाँ पास let us suppose ये रहा, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट है ये वाला है, तो ये आपका ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है? ये वाला पोर्शन क्या है? ये वाला आपका क्या है? आपका मैग्नेटिकल फील्ड है। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये आपका मैग्नेटिकल फील्ड, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये कुछ ऐसे प्रोपगेट करता है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पास ये आपका अप एंड डाउन कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है? टू हेड फ्लो कर रहा है। तो बोथ आर व्हाट? ये देखो यहाँ पास ये रहा और यहाँ पास ये रहा, ठीक है। तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी ये ऐसे और वो क्या चीज? ऐसे, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, ठीक है। उम्मीद होगी समझ में आया होगा कि कैसे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेटा, यहाँ पर अटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक द रेडिएशन in which there is electrical field component and magnetical field component both। The radiation in which there is electrical field component and magnetical field component both which are perpendicular to each other, and also perpendicular to the direction of propagation of wave, direction of propagation of wave, ठीक। यानी ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसे आपके कंपोनेंट्स, रेडिएशन के वो कंपोनेंट जिसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिकल फील्ड कंपोनेंट दोनों पाया जाता हो और दोनों क्या हो? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और आल्सो परपेंडिकुलर हो क्या चीज? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के। तो ऐसे रेडिएशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, ठीक है ना। इट इज सजेस्टेड फर्स्ट बाय जेम्स मैक्सवेल इन 1870, मैंने पहले ही बताया तुमको, ठीक है। दैट तो आइए थोड़ा सा उनके बारे में भी कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, बहुत माने जाने साइंटिस्ट थे, ठीक है। जेम्स मैक्सवेल इन 1870, व्हाट? जेम्स मैक्सवेल इन व्हाट? 1870। कब उन्होंने दिया था इसको, सजेस्ट किया था? 1870 में सजेस्ट किया था। दैट व्हेन इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, suggested when electrical charged particle
मूव्स अंडर एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल क्या होता है, आपका जब एक्सेलरेशन में होता है तो आप तो यहाँ पास क्या होता है, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना। तो ये कंडीशन कब आती है, जब आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल किस में होता है, आपका एक्सेलरेशन में होता है। ठीक है बेटा। अब नोट करके कुछ पॉइंट लिखवाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, उसके बारे में भी आपको लिखना है। और फिर हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखेंगे, क्योंकि हमें जो प्रॉपर्टी पढ़नी है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रॉपर्टीज़ को पढ़नी है। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पहले अच्छे से जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा देखते हैं, नोट करके कुछ पॉइंट लिखिएगा, मैं लिखवाने जा रहा हूँ। नोट करके पॉइंट लिखिएगा, क्या क्या लिखना है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिकल फील्ड कंपोनेंट जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, इनका सेम वेवलेंथ होता है, सेम आपका फ्रीक्वेंसी होती है, सेम आपका स्पीड होता है, सेम आपका एम्पलीट्यूड होता है, लेकिन बस अंतर यही होता है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। तो यानी आप लिख दीजिए क्या चीज़, द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड कंपोनेंट, द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिकल फील्ड कंपोनेंट बोथ है व्हाट, बताया ना मैंने, सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ electromagnetic waves have same wavelength frequency, have same wavelength frequency, speed and amplitude, but the only difference is they are vibrate in the mutually perpendicular direction, but the only difference is that it vibrates in mutually परपेंडिकुलर डायरेक्शन। क्या अंतर होता है कि ये केवल म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये था आपका क्या चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। अब आइए बेटा, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। चलिए चेक करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। तो बेटा हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये देखिए, पहली प्रॉपर्टी तो यही थी कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है उसमें जो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड कंपोनेंट होता है और मैग्नेटिकल फील्ड कंपोनेंट होता है, दोनों का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती है। बस वो एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है, अनलाइक साउंड वेव्स एंड वाटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। जिस तरह से आपके साउंड वेव्स होते हैं और आपके वाटर वेव्स होती हैं, ठीक है, उनकी तरह नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होंगे उनको आपका किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। यूनिट्स सच एज फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। आपके फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ये सब आपका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्रीक्वेंसी को आपको पता है स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, SI यूनिट हर्ट्ज और सेकंड इनवर्स होती है। वेवलेंथ आपका लैम्डा मीटर, टाइम पीरियड t सेकंड। ठीक है। और इसी तरह से आपके बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के आपके पार्ट हो जाते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं उनको जब आप मिलाकर आप बोलते हो तो वही क्या कहलाता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है।
तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which differ from one another in wavelength or frequency. These constitute called what? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं. आइए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग देखते हैं क्या चीज. एटॉमिक स्पेक्ट्रम. ये रहा आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम. ठीक, जिसके बारे में अभी आप लोग से बात कर रहा था. तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमने कहा डिफरेंट क्या होना, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वगैरह होना. ठीक है, डिफरेंट वेव्स का, और उन सबको एक साथ कंबाइन कर देना, वही क्या कहलाता है? आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहलाता है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है. ये रही आपकी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मैंने रेंज बनाया है. ठीक है, और इस रेंज में आप देख रहे हो, ठीक है, एक आपका चार्ट बना हुआ है, एक आपका डायग्राम बना हुआ है, और इस डायग्राम में आपके पास क्या है? इस डायग्राम में आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी और क्या चीज? वेवलेंथ. ऊपर जो है आपका बेटा ये आपकी फ्रीक्वेंसी है. क्या है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है जो कि किसमें होगी? हर्ट्ज में. और ये क्या है? वेवलेंथ, जो कि किसमें? आपकी मीटर में. ठीक, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, जो आपकी रेंज है, ठीक है, वेवलेंथ की रेंज अगर किसी भी वेव्स की 10 की पावर कहाँ से? 10 की पावर 4, 10 की पावर 6, 10 की पावर 8 इसके बीच में है, तो ये आपका लॉन्ग रेडियो वेव्स कहलाते हैं. क्या कहलाते हैं? लॉन्ग रेडियो वेव्स. फिर आप FM और AM सुनते हो, ठीक है ना? FM और AM आता नहीं, FM स्टार्ट करो, FM सुना जाए, तो एक्चुअली FM और AM जो होते हैं वो आपके रेडियो वेव्स ही होते हैं बेटा. जो आपका AM वाला जो रेडियो वेव्स होता है वो आपका 10 की पावर 6 आपका फ्रीक्वेंसी का ले जाता है, जबकि FM वाला जो रेडियो वेव्स होता है वो आपका 10 की पावर 8 में ले जाता है, जिसकी वेवलेंथ आपका कहाँ से? 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर 2 और 4 के बीच में लाई करती है. ठीक है, तो चलिए 1 मिनट हम लोग देख रहे हैं इसके बारे में. फिर उसके बाद आपका जो आता है वो आपका माइक्रोवेव्स आता है. यानी जैसे जैसे देखो ये फ्रीक्वेंसी इधर की ओर इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी अगर इधर की ओर इंक्रीज हो रही है तो आप देखो ये क्या हो रहा है? फ्रीक्वेंसी इधर से इधर इंक्रीज हो रही है, तो आप देखो ध्यान से वेवलेंथ इधर से इधर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. यही तो देख रहे हैं. फिर उसके बाद आपका माइक्रोवेव्स आता है. ठीक, क्या आता है? माइक्रोवेव. फिर आपका इंफ्रारेड आता है, और इंफ्रारेड के बाद आपका ये होता है आपका विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, जो कि हम लोग देख पाते हैं. यानी जो हम लोग इस दुनिया को देख रहे हैं, इस आपका नेचुरल इन्वायरमेंट को देख रहे हैं, प्यारी सी हमारी जो छोटी सी दुनिया है उसको हम लोग देख रहे हैं अपनी आंखों से, वो किस में आता है? आपका विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम में आता है. और विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम किसके किसके बीच में वेवलेंथ लाई करती है? 750-400 नैनोमीटर से लेकर आपका 750 नैनोमीटर के बीच में. और ये रहा आपका विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पढ़ा था क्लास 10 में. फिर उसके बाद अगर आगे बढ़ोगे तो इंफ्रारेड के बाद आपका क्या आता है? अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है. एक्स रेज और क्या चीज? गामा रेज. ठीक है, तो ये पूरी की पूरी मैंने रेंज बना दी आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम का. और इन्हीं सारे स्पेक्ट्रम को, इन्हीं सारे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जिनका वेवलेंथ और जिनकी फ्रीक्वेंसी हर एक क्राइटेरिया पर डिफरेंट था, इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है बेटा. ठीक है, हम लोग किस में आते हैं? हम लोग आपके विजुअल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम में आते हैं, विबग्योर. ठीक है, जिसकी आपकी वेवलेंथ लाई करती है कहां से कहां? 400 से लेकर 750 नैनोमीटर के बीच में. इसके ना हम लोग इधर देख सकते हैं, ना ही हम लोग इसको इधर देख सकते हैं. ठीक है, तो ये था आपका क्या चीज? एटॉमिक स्पेक्ट्रम. और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक है, वर्क आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा है, आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टार्ट करेंगे. और पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्टार्ट करने के साथ साथ हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ने हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, साथ में हम लोग बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं. बहुत मजा आने वाला है. ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पास हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं आपका एक एटम से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए थे और एटम से रिलेटेड जितनी भी आपकी अवधारणाएं थी जो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो. ठीक है, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका चेंज होगा, मजा आएगा पढ़ने में. ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं. ठीक है, नोट्स आप लोग कंप्लीट करिए. कंप्लीट करके मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड करिए, ताकि मैं आप लोग का वर्क देखता रहूँ, एप्रिसिएशन देखता रहूँ, आपका अप्रिशिएट करता रहूँ. ठीक है, क्योंकि बेटा केवल मेरे से नहीं, आपको भी लगना पड़ेगा
20% मैंने पहले भी कहा था, अगर 20% अगर किसी टीचर की जिम्मेदारी होती है तो 80% उसमें बच्चे का खुद का वर्क होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा एफर्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।